हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। आज का हमारा पार्ट जो है वो 4 पार्ट है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा या पार्ट 3 नहीं देखा, पहले उसे कंप्लीट कीजिए, फिर पार्ट 4 में आइए। पार्ट 1 में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पार्ट 2 में मैंने देखा था कि कैसे हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। पार्ट 3 में हमने देखा कि कैसे इक्वेशन का फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, मेरा इक्वेशन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक, इसकी कैसे पहचान की जाती है, और साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर को कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में ही देख चुके हैं बच्चों कि जो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप होता है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कैसे डील किया जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सेकेंड टाइप जिसका नाम है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, और आज के दिन ही हम लोग पढ़ने वाले थर्ड टाइप जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? जब एक सिंगल रिएक्टेंट आपका मोर देन 2 पार्ट में क्या हो जाए, स्प्लिट कर जाए, टूट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एकदम सिंपल सा बात है। अगर आपके पास कोई सिंगल रिएक्टेंट है और आप उसको हीट देके या कोई एनर्जी देके या और भी कोई सोर्स देके क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, उसका बॉन्ड को तोड़ दे रहे हैं, और टूटने के बाद वो मोर देन 2 कंपाउंड बना रहा है। 2 तो कंपाउंड बन रहा है, 2 से ज्यादा भी कंपाउंड आपका बन सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलिएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जस्ट ये किसका अपोजिट है? एडिशन रिएक्शन का। याद कीजिए, वहां पे क्या था? वहां पे मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के मोर देन क्या बना रहा है? 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो किसका अपोजिट होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एक चीज, यहां पे ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है, और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो आप बता सकते हो रिएक्शन कैसा होता है? वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, करंट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी मैं इस पीपीटी पे आपको मेंशन किया हूँ। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में। बात करते हैं सर, डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम कितने पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं? तो अभी तो आपको बताया कि डिकम्पोज होने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर एनर्जी मेरा हीट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर एनर्जी के फॉर्म में मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। एंड अगर मेरे पास एनर्जी के फॉर्म में लाइट है तो उसको बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे जो लाइट है ना, वो किसका लाइट होगा? सनलाइट होगा। ये ट्यूबलाइट और बल्ब का लाइट नहीं है। किसका लाइट होगा? सनलाइट का लाइट होगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल किसका? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि अगर डीकंपोजिशन कराने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? हीट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। स्क्रीन आप लोग को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, है ना? तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक दूसरा नाम होता है लाइमस्टोन। क्या नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों? लाइमस्टोन। आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका स्टेट क्या लिखा हुआ है? सॉलिड। क्या लिखा हुआ है? सॉलिड। और अगर हम इसको क्या देते हैं बच्चों? यहाँ पे हीट। क्या प्रोवाइड करते हैं इसको? हीट। तो ये किस में ब्रेक करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम में। और किस में बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले भी देखा हुआ लग रहा है ना? याद कीजिए, ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। याद आया? पार्ट 3 में जाके देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में ब्रेक करता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है क्विकलाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम है लाइमस्टोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन है, वो स्टार्टिंग में किस कलर में रहता है बेटा? व्हाइट सॉलिड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? व्हाइट
सॉलिड, मतलब कि जैसे एक स्टोन का टुकड़ा होता है, मार्बल का टुकड़ा बोल दो ना, मार्बल्स, तो वो फॉर्म में रहता है। देन उसके बाद जब से ही वो प्रोडक्ट बनाता है तो वो व्हाइट पाउडर बनाता है, जो कि किसका होगा बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड का। डन। तो आप देख सकते हो मेरे सामने कि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो स्प्लिट कितने पार्ट में हुआ, 2 पार्ट में हुआ, 2 प्रोडक्ट बनाया। तो आप बोलिएगा इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हीट का जरूरत पड़ा है, तो बोलिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, ये आपको शो कर रहा होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल मेरे पास है, जो कि है फेरस सल्फेट। इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी में भी आपको इसके बारे में बताया गया होगा। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, डेल्टा के फॉर्म में हम लिख दिए, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो फेरस सल्फेट मेरा क्या बनाता है बच्चे, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। डन। और FeO किसका होता है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। आयरन का जो यहाँ पे हम लोग वैलेंसी देख रहे हैं ना, वो 3 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 3। और फेरस ऑक्साइड में जो आयरन का वैलेंसी होगा वो 2 होता है, और ऑक्सीजन का भी 2 हो जाता है, दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 1, और वहीं से फॉर्मूला क्या बनता है, FeO। क्या बनता है, FeO। ये सब क्लास 9 की बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। बैक टू टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। फेरस सल्फेट जो कि आपका एक ग्रीन कलर का कैटलिस्ट होता है। कैसे कलर का कैटलिस्ट होता है बेटा, लगभग ग्रीन कलर का कैटलिस्ट होता है। जैसे ही वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर आपका हो जाएगा रेड। कैसा कलर का हो जाएगा, रेड ब्राउन आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरा फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बना है वो ब्राउन कलर का बना है, ठीक है। आप देखिए ब्राउन कलर सॉलिड है ना, फेरिक ऑक्साइड का जो कलर है वो क्या हो गया, ब्राउन। तो ध्यान दीजिएगा, कलर का भी यहाँ पे खेल है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा ग्रीन कलर का आयरन का कंपाउंड होता है जो आफ्टर डिकम्पोजिशन ब्राउन कलर का क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो वो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट क्या होगा मेरे बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर आ रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बाहर आ रहा है। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखा हुआ होगा कि जो आपका बर्न मतलब सल्फर जो बाहर आ रहा है जिसका नाम है SO2, क्या नाम है बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उसका जो स्मेल होगा वो थोड़ा सा कैसा होगा, पंजेंट। कैसा होगा, पंजेंट स्मेल। मतलब पंजेंट मतलब आप ऐसा समझिए बहुत तीखा, तीखा लाइक मतलब एक होता है ना शार्प स्मेल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, और हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा लेड नाइट्रेट का। अगेन लेड नाइट्रेट हम लोग लिए। लेड नाइट्रेट जो होता है वो बेटा कलरलेस होता है, और जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को क्या देंगे, हीट देंगे, तो ये क्या बना देगा, लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड, है ना। और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये स्टार्टिंग लेड नाइट्रेट के फॉर्म में था तब इसका कलर क्या था, वाइट, या फिर आप कलरलेस बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेड ऑक्साइड बनाया उसका कलर क्या हो गया मेरे बच्चों, येलो। किस कलर का हो गया, येलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं किसको, लेड नाइट्रेट को। किसको बर्न कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को। और लेड नाइट्रेट को जब बर्न कर रहे हैं तो ब्राउन कलर का कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और लेड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड ऑक्साइड में, जिसका कलर क्या है, येलो। अगेन एक सिंगल रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। तो कैसा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हीट लगा है। तो कैसा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ थर्मल वाला बहुत सारा हो गया, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल का, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक कंटेनर लेंगे, क्या लेंगे बेटा, कंटेनर, और कंटेनर में क्या भर देंगे, वाटर, ठीक है। और याद रखिएगा वाटर नॉर्मल वाटर नहीं रहेगा, इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको वाटर को हम लोग क्या बना देते हैं, एसिडिक। जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि कंटेनर लिए है, कंटेनर में आपका क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब है और ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे उसको एनोड बोलते हैं। और दोनों जो रोड है ना बच्चों वो कार्बन का रोड है। किसका रोड है, कार्बन का रोड है। जैसे हम इससे करंट को पास कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे
पे इसका कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, है ना। अब आप लोग एक चीज पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वाटर जो दो कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ, एक उसका कंपोजिशन का क्या नाम होगा, हाइड्रोजन, और दूसरे कंपोजिशन का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को जनरली हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करके चलते हैं, तो हाइड्रोजन के बबल्स आपको किधर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, नेगेटिव के तरफ, यानी कि कैथोड के तरफ। तो आप देख सकते हो उधर किसके बबल्स बन रहे, हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे। और ऑक्सीजन को जनरली हम लोग नेगेटिव मानकर चलते हैं, तो वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के तरफ, किसके तरफ, पॉजिटिव के तरफ। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो कंटेनर है उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है उधर किसका अट्रैक्शन है, ऑक्सीजन का अट्रैक्शन है। इस तरीके से आप सेपरेट कर दिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन को किधर के तरफ कर दिए, कैथोड के तरफ, और ऑक्सीजन को किधर के तरफ कर दिए, एनोड के तरफ। इस प्रकार आप वाटर को डिकम्पोज किए बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर से देखिए, वाटर एक सिंगल आपका क्या है, कंपाउंड है, और वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि आप इस रिएक्शन को कराने के लिए किसका हेल्प लिए है, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका हेल्प लिए है, आई लिखे है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको दिखा गया है कि कैथोड जो कि नेगेटिव पार्ट है वो किसको कलेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को, पॉजिटिव पार्ट है वो किसको कलेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तीसरा टाइप में आ गया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें किसकी जरूरत पड़ती है अपने को, लाइट एनर्जी की। और ये जो लाइट एनर्जी है वो किससे मिलेगा हमको, सनलाइट से मिलेगा। किससे मिलेगा, सनलाइट से मिलेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पीपीटी में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिया गया है, एक आपका है सिल्वर क्लोराइड और एक है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास जो सिल्वर क्लोराइड है उसको डिकम्पोज मतलब ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, है ना। और जैसे ही आप सनलाइट का यूज कीजिएगा तो जो आपका क्लोरीन है वो गैस बन के कहाँ चला जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, सिल्वर। क्या रह जाएगा, सिल्वर। अगेन सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिंगल रिएक्टेंट है और उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, टू पार्ट में, मतलब दो प्रोडक्ट में बन गया। सिल्वर क्लोराइड का अगर आपसे कलर कोई पूछ दे तो मेरे बच्चों उसका कलर होता है व्हाइट, लेकिन जब वो सिल्वर बन जाएगा ना तो उसका जो कलर होता है वो ग्रेइश वाइट होता है। डन। और कौन सा गैस बाहर आएगा, क्लोरीन। इस तरीके से आप सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर को अलग कर लिए। और क्योंकि इसको अलग करने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ा है, सनलाइट का। किसका बच्चों, सनलाइट का। सेम इसमें भी किसका जरूरत पड़ा है बच्चों, सनलाइट का। और अगर सनलाइट का जरूरत पड़े क्या कराने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का इनिशियल कलर क्या होता है, पेल येलो, और आगे जाके वो क्या बनता है, ग्रेइश वाइट, जो कि क्या बनाएगा आपका सिल्वर। इस तरीके से आप देख लिए कि 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा भी और भी आपके पास एग्जाम्पल है जो कि एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे बच्चों आपके पास NaCl है ना, और NaCl को आपको ब्रेक करना है, Na अलग करना है और Cl को अलग करना है। तो किस मेथड से आप इसको अलग कर सकते हैं, तो बेटा इसको आप अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। कौन सा मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। मतलब किसको पास कराइएगा यहाँ पे, करंट। जैसे ही आप करंट पास कराइएगा, याद रखिएगा NaCl लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। लिक्विड में मतलब उसको मोल्टेन में ले जाइए, लिक्विड मतलब पानी नहीं मिला दीजिएगा, है ना। NaCl को आप मोल्टेन स्टेट, जो कि लिक्विड का लगा, मोल्टेन समझते हैं ना, कोई चीज़ मेल्ट हो जाता है तो लिक्विड जैसा बन जाता है, तो उसको उसका मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। तो NaCl लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जैसे ही आप इसमें से करंट को पास कीजिएगा मेरे बच्चों, तो Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि Na किधर जाएगा, क्या वो कैथोड के तरफ जाएगा, क्या Cl2 मेरा किधर के तरफ जाएगा, क्या वो एनोड के तरफ जाएगा। कैथोड का चार्ज है नेगेटिव और एनोड का चार्ज है पॉजिटिव, तो सब कोई सही बोल रहे हैं। जो मेरा सोडियम है वो किधर जाएगा, कैथोड के तरफ, और जो मेरा क्लोरीन है वो किधर जाएगा बच्चों, एनोड के तरफ। क्योंकि जनरली सोडियम का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, नेगेटिव। और बेटा अगर इसका नेगेटिव है तो वो किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के तरफ। अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते
हैं। इसी टाइप से एक और आपके सामने एग्जांपल है जो कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन है उसके ओर से, है ना। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो आप सामने देख रहे हो ये बेटा ओर है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम के ओर से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का। आप ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को किस स्टेट में ले गया गया है, मोल्टेन स्टेट में। किस स्टेट में ले गया गया है, मोल्टेन स्टेट में, इसीलिए लिक्विड लिखा हुआ है। और जैसे ही वो मोल्टेन स्टेट में जाएगा उससे क्या पास करा दीजिएगा, करंट। क्या पास करा दीजिएगा, करंट। ये आई लिख रहे हैं हम, आई फॉर करंट, है ना, करंट पास करा देंगे। अगेन वो किस में ब्रेक हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। फिर से वही कहानी है, कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, तो बच्चों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा एल्युमिनियम, और एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन। एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड का चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जो बैटरी या सेल हम लोग जो डिवाइस दे रहे हैं ये नेगेटिव एंड को इधर कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव एंड को इधर कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो आप देखिए दो एग्जांपल है जो कि मेटल में सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन है और एल्युमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन है, और दोनों कैसा मेटल है, दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन इन आवर बॉडी। अच्छा, हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। सर किसका डिकम्पोजिशन होता है, फीलिंग्स का। अरे नहीं, फीलिंग्स का नहीं डिकम्पोजिशन हो रहा है भाई। यहाँ पे हमारा जो डिकम्पोजिशन होगा वो हमारा होता है थ्रू बायोलॉजिकल एंजाइम्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है, बायोलॉजिकल एंजाइम्स के थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्या क्या खाना खाते हैं, हम लोग खाते हैं वीट, वीट मतलब आटा, राइस मतलब चावल, पोटैटो मतलब आलू, है ना, मैच। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स जिसमें स्टार्च मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसको ब्रेक डाउन करता है कौन, बायोलॉजिकल एंजाइम्स। या एंजाइम्स इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ग्लूकोज में। किस में करता है बच्चों, ग्लूकोज में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो खाना हम लोग कुछ खाते हैं वो खाना को एंजाइम ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज में। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, है ना, यहाँ पे तो स्टार्च का डिकम्पोजिशन हुआ था, स्टार्च डिकम्पोज होके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। और प्रोटीन डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, एमिनो एसिड। क्या बनाएगा बच्चों, एमिनो एसिड। एसिड जो बना है मेरा, इसमें प्रोटीन कौन कौन दे रहा है, पल्स दे सकता है, मीट दे सकता है, एग दे सकता है ना, ये सब आपको क्या देगा, प्रोटीन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देख चुके हैं। होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। तो बिना देरी किए हुए चलिए उस टॉपिक को भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Those reaction in which one element take the place of another element in a compound are known as displacement reaction। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ देखिए बेटा, A नाम का कोई एलिमेंट है जो कि ज्यादा रिएक्टिव है किससे, BC में से B को मान के चलिए। तो B से ज्यादा रिएक्टिव है कौन, A। तो बच्चा B को वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बी को बाहर फेंक देगा और खुद उसका जगह ले लेगा, खुद उसका जगह ले लेगा, है ना। लाइफ से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए हम और एक मेरे साथ वाला जो मेरा पार्टनर, वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। अचानक हमारे लाइफ में एक तीसरा पर्सन आया जो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अच्छा था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हम उसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और उसको क्या करेंगे, अपने लाइफ में इंटर करा देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि अगर कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो वो अपने से लेस रिएक्टिव को थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा, वो उसको क्या कर देगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो आप देख सकते हो मेटल ए जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है किससे, मेटल बी से, जिसको वो डिस्प्लेस कर दिया और खुद बी का जगह ले लिया और कैसा कंपाउंड बना दिया, एसी बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कुछ रूल्स के बारे में जो कि आपको वही बता रहा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा सर, पता कैसे चलेगा कि
कौन एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो बच्चों ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से या एक्टिविटी सीरीज से। याद कीजिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता था, पोटेशियम, फिर कौन होता था, सोडियम। ये सब याद है ना आप लोग को। तो एक बार आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। आइए कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जिंक स्ट्रिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जिंक का स्ट्रिप हम किस में डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे ग्रे कलर का जिंक का स्ट्रिप डाला गया है ये सॉल्यूशन पे। ये किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या चांसेस है, पूरा चांसेस है सर कि जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक का वैल्यू कॉपर से ज्यादा है। आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस में है, जिंक जैसे ही उसके साथ रिएक्ट कराया, जिंक किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, और खुद उसका जगह ले लिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर आपका क्या हो गया, बाहर। ध्यान दीजिएगा जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको सबका वैलेंसी पता होना चाहिए, क्योंकि बिना वैलेंसी पता किए आप कंपाउंड कैसे बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे है +2 और सल्फेट का वैलेंसी आपका यहाँ पे क्या है, -2। 2 से 2 अगर कैंसिल हुआ तो 1 1 आपका आ गया, ठीक है। और चार्ज तो बस उसका इंडिकेट करता है कि वो केटायन है कि एनायन है। तो 1 1 लिया तभी ना जाके आपका क्या बना, CuSO4। सेम अगर आपका जिंक सल्फेट बन रहा है बच्चों, तो जिंक का होता है +2, सल्फेट का होता है आपका -2। अगेन 1 1 हो गया और 1 सल्फेट के पास गया, जिंक के पास भी 1 गया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट, है ना। और बाहर क्या हो गया, कॉपर। ध्यान दीजिएगा इनिशियली जो होता है कॉपर सल्फेट वो क्या कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का। और जैसे ही इसमें जिंक का स्ट्रिप जाएगा अंदर, आपका जो जिंक पहले जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो पूरा का पूरा फेड हो जाएगा। फेड मतलब हट जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। और जो आपका जिंक का स्ट्रिप था उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्राउन कलर हो जाएगा। तो भैया ये बता रहा है कि जिंक अपना काम कर चुका है ना, कॉपर को उसके मतलब रास्ते से हटा चुका है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगेन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से कॉपर को, और क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग। क्या कर देगा, अलग, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ। कॉपर सल्फेट का कलर अभी बोले थे कौन सा कलर का होता है, ये ब्लू कलर का। कौन सा कलर का होता है, ये ब्लू कलर का। और जैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा इसका कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेरे कोई आपसे पूछता है कि क्यों आखिर में मैग्नीशियम कॉपर को हटा दिया, या फिर क्यों आखिर में जिंक कॉपर को हटा दे रहा, तो आपको बताना है ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर एज वी नो दैट इन रिएक्टिविटी सीरीज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, या फिर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, आयरन नेल को हम कहाँ डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जैसा कि आपको पता है इनिशियली जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो क्या होता है, ब्लू होता है। और जैसे ही ग्रे कलर का उसमें आयरन का नेल डालिएगा, कैसा कलर का डालिएगा बेटा, ग्रे कलर का, तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था वो चेंज होके किस में हो जाएगा, रेड ब्राउन, ये सॉरी ग्रीन कलर। किस में हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ग्रीन में। वो भी कैसा ग्रीन, लाइट ग्रीन। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप जब ग्रे कलर का नेल डालिएगा, नेल मतलब कांटी, है ना, कांटी डालिएगा, तो जो कॉपर सल्फेट जो कि पहले ब्लू कलर का था अब वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। और जो ग्रे कलर का आपका नेल था उसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन। कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन। तो भैया ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या है आपका, ब्लू। क्या है, ब्लू। और आयरन जो है आपका वो कौन सा कलर का है, ग्रे कलर का। जैसे ही वो आयरन सल्फेट बनाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा आपका, लाइट ग्रीन। क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। और जो कॉपर आपका अलग हो गया जो कि इस स्ट्रिप पे आपको, या फिर आप बोल सकते इस नेल पे आपको दिख रहा है, वो कैसा हो गया, रेड ब्राउन। कैसा हो गया मेरे बच्चों, रेड ब्राउन। तो कलर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोग को रिएक्शन
रिएक्शन करना है। डन। और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम देखेंगे कॉपर को यहाँ पे कौन अलग कर रहा है, लेड अलग कर रहा है। देखिए लेड जो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से उसको वो हटा दे रहा है। अगेन कॉपर क्लोराइड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन। कैसा होगा बेटा, ग्रीन। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ग्रीन। नेक्स्ट, अगर जैसे ही हम इसमें क्या मिलाते हैं, लेड, क्या मिलाएंगे हम लोग इसमें, लेड, तो हम देखेंगे कि इसका कलर फिर से क्या हो गया आपका, फेड हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। जब भी कॉपर अलग होगा ना बच्चों तो याद रखना कॉपर का कलर क्या लिखोगे आप लोग, रेड ब्राउन। क्या लिखोगे, रेड ब्राउन। अगेन कहानी में वही कहानी आपको सुनाना है कि लेड हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो सर कॉपर क्लोराइड का कलर क्या हो गया, तो कॉपर क्लोराइड का कलर हो जाएगा आपका कलरलेस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कलरलेस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं इस बार, कॉपर का। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था क्या, बार बार कॉपर को ही अपना कुर्बानी देना पड़ रहा था। आइए इस बार कॉपर के साथ खेला कर देते हैं, ठीक है, मतलब कॉपर को हम लोग सुप्रीम बना देते हैं। तो इस बार हम लिए सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिए मेरे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि ग्रेइश वाइट कलर का रहता है। कैसा रहता है, ग्रेइश वाइट कलर का। जैसे ही आप इसमें कॉपर मिलाओगे, क्या मिलाओगे, कॉपर, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, सिल्वर से। तो वो क्या बना देगा आपका, कॉपर नाइट्रेट। क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। मतलब सिल्वर को यहां से रिमूव कर दिया। अब कॉपर नाइट्रेट जो बनाएगा उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा ब्लू। और जो सिल्वर बाहर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का सिल्वर बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बताया था ना कि बेटा वैलेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप जानते हैं तो Ag का जो होता है वैलेंसी वो कितना होता है, +1, है ना। नाइट्रेट का भी कितना होता है मेरे बच्चों, -1। तो AgNO3 बन गया। बट इस केस में Cu का वैलेंसी कितना है, 2, और NO3 का कितना है, 1। तो Cu 1 लिया, NO3 2 लिया। तो तुम मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, CuNO3 का होल 2। तो वैलेंसी पता है तभी आप कंपाउंड बना सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी आप कंपाउंड नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर। अगेन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो वो आराम से सिल्वर को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। यहाँ पे और भी एग्जांपल है जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आयरन किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। और कौन सा गैस बाहर निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप देखो सोडियम अगेन किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को। और अगेन कौन सा गैस आपका बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे मोर रिएक्टिव एटम अपने से लेस रिएक्टिव एटम को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस रिएक्शन में देखिए मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को, और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर। और साथ में क्या निकलेगा बेटा, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हीट। अगेन आयरन ऑक्साइड है यहाँ पे, मतलब याद है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे। फेरिक ऑक्साइड को जैसे ही आप किससे रिएक्ट करवाएगा, एल्यूमिनियम से। आयरन को कौन रिमूव कर देगा, एल्यूमिनियम, और आयरन बाहर आएगा। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि जब आयरन 3 ऑक्साइड आपका रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, तो जो हीट जो बाहर निकलता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या देखने को मिलेगा, अपने को हीट देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वो भी क्या होता है, इंड होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बच्चों। होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरा कंटेंट आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, अगर आप लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फैमिली में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।